दोस्तों 31 दिसंबर 2007 सोमवार का दिन था। केरल के मलप्पुरम ज़िले का छोटा सा कस्बा अपनी रोज़ की रफ्तार में सांसें ले रहा था। बाज़ारों में हलचल थी, लोग अपने कामों में व्यस्त थे और रविवार की छुट्टी के बाद सरकारी कर्मचारी भी पूरे जोश से ड्यूटी पर अपने लौट रहे थे। सुबह करीब 9:30 बजे साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक के कर्मचारी भी रोज़ की तरह अपनी ब्रांच पर पहुंचते हैं। बाहर सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। बैंक के मुख्य दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका था, दीवारें सलामत थी और किसी भी तरह के जबरन घुसपैठ के कोई निशान नहीं थे। लेकिन अगले ही कुछ मिनटों में वहाँ ऐसा खुलासा होने वाला था जो पूरे देश को हिला देने वाला था। जैसे ही बैंक के अधिकारी राधाकृष्णन ताला खोलकर अंदर दाखिल होते हैं, उनकी नज़र स्ट्रांग रूम के बाहर बिखरी धूल पर पड़ती है। उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और फिर जैसे ही स्ट्रांग रूम का दरवाज़ा खोला जाता है, सबके होश उड़ जाते हैं। अंदर के लॉकर टूटे पड़े थे, सोना गायब था, कैश भी गायब था और पूरा स्ट्रांग रूम तहस नहस हो चुका था। बैंक कर्मचारियों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि बैंक का हर दरवाज़ा बंद था, हर ताला अपनी जगह पर सही सलामत था, कहीं भी जबरन एंट्री का कोई निशान नहीं था। लेकिन तभी उनकी नज़र स्ट्रांग रूम के फर्श पर पड़ती है और अगले ही पल सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फर्श के बीचों बीच एक बड़ा सा सुराख था, ऐसा सुराख जो सीधे नीचे बने एक रेस्टोरेंट तक जाता था। यानी चोर दरवाजे से नहीं आए थे, उन्होंने बैंक के नीचे मौजूद रेस्टोरेंट की छत तोड़कर सीधा स्ट्रांग रूम में एंट्री मारी थी। कुछ ही देर में नुकसान का आंकड़ा सामने आता है और वो आंकड़ा पूरे भारत को चौंका देता है। चोर बैंक में लगभग 80 किलो सोना और लगभग 25 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो चुके थे। उस समय इस सोने की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए थी, जिसकी वैल्यू आज के हिसाब से लगभग 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बैठती है। ये उस दौर की भारत की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी में से एक थी, जिसने केरल के एक छोटे से कस्बे चेलिम्बरा को अचानक पूरे देश की सुर्खियों में हिला खड़ा कर दिया। लेकिन सवाल ये था कि आखिर इतने शातिर चोर थे कौन? उन्होंने बैंक के नीचे वाले रेस्टोरेंट को अपनी एंट्री पॉइंट कैसे बना लिया और चोरी करने के बाद भी वो पुलिस को महीनों तक कैसे गुमराह करते रहे? और सबसे दिलचस्प बात, क्या सच में इस लूट की प्रेरणा बॉलीवुड फिल्म धूम से मिली थी? तो चलिए जानते हैं चेलिम्बरा बैंक रॉबरी की पूरी कहानी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है चेलिम्बरा से करीब 236 किलोमीटर दूर कोट्टायम जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के जोसेफ से। जोसेफ की ज़िंदगी बचपन से ही संघर्षों से भरी हुई थी। कम उम्र में ही उसके माता पिता की मौत हो गई थी। उसकी 2 बड़ी बहनों की शादी पहले ही हो चुकी थी और माता पिता के जाने के बाद उसके जीजाओं ने उसकी पूरी संपत्ति हड़प ली थी। यही कारण है कि अकेलापन, गरीबी और गलत संगत के कारण धीरे धीरे जोसेफ अपराध की दुनिया में उतरता चला गया। कम उम्र में ही उसने छोटी मोटी चोरियां शुरू कर दी थी और जब वो सिर्फ 18 साल का था तब पहली बार चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसके कारण उसे 1 साल जेल में भी रहना पड़ा था। लेकिन जेल उसके लिए सज़ा नहीं थी, बल्कि अपराध की ट्रेनिंग बन गई थी और बाहर आने के बाद वो और भी शातिर हो चुका था। उस पर चोरी के 1 दर्जन से ज़्यादा केस दर्ज हो गए थे। वो कई बार जेल जाता है और करीब 2 बार जेल से फरार भी हो जाता है और आखिरकार 1996 में पुलिस ने उसे दोबारा पकड़ ही लिया और इस बार उसे केरल की हाई सिक्योरिटी माने जाने वाली बिहूर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। यहीं उसकी मुलाकात 2 अपराधियों सिब्बू और सैलू से होती है। तीनों जल्दी ही गहरे दोस्त बन जाते हैं। जोसेफ अक्सर उन्हें अपने पुराने चोरियों की कहानी सुनाकर खूब वाहवाही बटोरा करता था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ छोटी मोटी चोरी नहीं चल रही थी, बल्कि उसका सपना कुछ और ही था। एक दिन उसने सिब्बू और सैलू से कहा कि मैं ज़िंदगी में एक ऐसी लूट करना चाहता हूँ जिसके बाद मुझे दोबारा कभी चोरी करने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। एक ऐसी लूट जो हमेशा के लिए करोड़पति बना दे। ये बात सुनकर सिब्बू और सैलू इस सपने से उसके काफ़ी प्रभावित होते हैं और वो वादा करते हैं कि जब भी वो बड़ा खेल खेलेगा तो वो उसका साथ ज़रूर देंगे। कुछ साल बाद जेल से तीनों को जमानत मिल जाती है और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने साथ मिलकर कई अपराध भी किए। कभी गाड़ियों की चोरी करते तो कभी गांजा की तस्करी किया करते, लेकिन पुलिस की नज़रों से बचने के लिए उन्होंने ऊपर से एक सामान्य ज़िंदगी का नकाब भी पहन रखा था। हालांकि कुछ समय बाद एक रोड एक्सीडेंट में सिब्बू बुरी तरह से घायल भी हो गया था और इसी कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके बाद सिब्बू कोझिकोड लौट गया, जहाँ वो अपने खास दोस्त राधाकृष्णन के घर पर रहने लगा। धीरे धीरे वो उस परिवार का हिस्सा बन गया, यहाँ तक कि उसकी दोस्ती राधाकृष्णन की पत्नी कनकेश्वरी से भी हो गई थी। उधर जोसेफ बाहर से एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लूट की तैयारी भी कर रहा था।
और इसके लिए उसने सबसे पहले अपनी पहचान छुपानी शुरू की। उसने अनीता एंथनी नाम की एक लड़की से शादी की, लेकिन उसे अपना असली नाम तक नहीं बताया। अनीता के सामने वो जेसन एंथनी था, यानी दोस्तों के लिए वो जोसेफ था, पत्नी के ससुराल वालों के लिए जेसन था, और आगे चलकर चेलिम्बरा में वो एक तीसरे नाम से पहचाना जाने लगा। वो अपनी पहचान के इतने जाल बुन चुका था कि पुलिस के लिए उसकी असली ज़िंदगी तक पहुंचना बेहद मुश्किल होने वाला था। इस बीच जोसेफ को अपनी मामूली नौकरी और साधारण ज़िंदगी से नफरत भी होने लगी थी। उसे चाहिए था एक बड़ा मौका, एक ऐसी चोरी जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दे। और इसी तलाश में उसने देश विदेश की चोरी और बैंक रॉबरी पर बनी फिल्में भी देखना शुरू कर दिया था। और इसी दौरान उसने एक फिल्म देखी जिसका नाम था धूम। फिल्म के एक सीन में जॉन अब्राहम छत तोड़कर अंदर घुसता है और यही बात उसके दिमाग में छप जाती है। उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया जन्म लेता है। अब उसे सिर्फ एक सही बैंक की तलाश थी। जल्द ही वो अपने सबसे भरोसेमंद साथी सिब्बू को इस प्लान में शामिल कर लेता है। दोनों आसपास के कई बैंकों की रेकी करना भी शुरू कर देते हैं और फिर अक्टूबर 2007 में उनकी नज़र चेलिम्बरा की साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक पर जाकर टिक जाती है। ये बैंक उनके लिए बिल्कुल एक परफेक्ट टारगेट था, क्योंकि रात में यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता था। और सबसे बड़ी बात, बैंक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर था, जबकि उसके ठीक नीचे सुहेमा नाम का एक रेस्टोरेंट मौजूद था। जोसेफ को पता चलता है कि रेस्टोरेंट का मालिक मुहिद्दीन कुट्टी लगातार घाटे की वजह से इसे बंद करना चाहता है। और यही वो पल था जब जोसेफ को अपने सपनों की लूट का रास्ता दिखाई दे गया। उसने फैसला किया वो इस रेस्टोरेंट को किराए पर लेगा और फिर नीचे से सुरंग बनाकर सीधे बैंक के स्ट्रांग रूम तक पहुंचेगा। जोसेफ का प्लान अब धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगा था। उसने रेस्टोरेंट के मालिक और बिल्डिंग के मालिक दोनों से मुलाकात की। रेस्टोरेंट पहले घाटे में चल रहा था, इसलिए ज़्यादा सवाल जवाब नहीं हुए। करीब 50,000 रुपये की सिक्योरिटी और लगभग 300 रुपये रोज़ के हिसाब से किराए पर 2 साल के लिए रेस्टोरेंट जोसेफ को दे दिया गया। लेकिन यहाँ भी उसने अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर चेलिम्बरा में लोग उसे बाबू के नाम से जानते थे, यानी दोस्त के लिए जोसेफ था, पत्नी के लिए जेसन था और बैंक के आसपास के लोगों के लिए वो बाबू था। उसने इतनी सफाई से अपनी पहचान छुपाई थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये शांत दिखने वाला आदमी भारत की सबसे बड़ी बैंक लूट की तैयारी कर रहा है। अब रेस्टोरेंट हाथ लगते ही इसका असली खेल शुरू हो जाता है। जोसेफ और सिब्बू ने अलग अलग दुकानों से गैस कटर, ड्रिल मशीन, मार्बल कटर और कई दूसरे औजार भी खरीदे ताकि वो अपना काम कर सके। यहाँ तक कि छत को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने लो एंटीसिटी डायनामाइट भी जुटा लिया था। अब इतना सब सामान जुटाने के बाद एक और दिमाग लगाया जाता है। रेस्टोरेंट के बाहर, जहाँ मतलब ये लोग अपना काम को अंजाम देने वाले थे, क्योंकि रेस्टोरेंट के दूसरे फ्लोर पर, ऊपर वाले फ्लोर पर बैंक था, तो रेस्टोरेंट के बाहर क्या ये बोर्ड एक लगा देते हैं और बोर्ड पर लिख देते हैं इनोवेशन जारी है, नई ओपनिंग 8 जनवरी 2008। इस तरह से लिख देते हैं ताकि आसपास के लोगों को पता चले कि ये रेस्टोरेंट बंद पड़ा है और अंदर का काम जो है तो चल रहा है धीरे धीरे से, ये रेस्टोरेंट दोबारा शुरू होने वाला है, ऐसे लोगों को लगना चाहिए। इस हिसाब से उसने बैंक के बाहर अपना पोस्टर लगा दिया। अब ऊपर से बैंक के कर्मचारी भी खुश थे कि नीचे नया होटल खुलेगा तो हम लोग लंच वगैरह, चाय वगैरह पी सकते हैं यहाँ जाकर। लेकिन दोस्तों, किसी को पता नहीं था कि नीचे रसोई नहीं बल्कि एक बैंक डकैती की सुरंग तैयार हो रही है। दिन में जोसेफ और उसके साथी सामान्य मजदूरों की तरह दिखते और रात होते ही असली काम उनका शुरू हो जाता। वो अपने असली रूप में आ जाया करते थे। उन्होंने बड़ी चालाकी से रेस्टोरेंट की छत काटनी शुरू की ताकि ऊपर मौजूद बैंक के फ्लोर तक पहुंचा जा सके। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा था इसकी आवाज़। अगर ड्रिल या कटर की मशीन की आवाज़ किसी ने सुन ली होती तो पूरा खेल वहीं पर ख़त्म हो जाता और उनका प्लान पूरा चौपट हो जाता। और यही वजह थी कि जोसेफ ने चोरी के लिए एक बेहद ख़ास दिन चुना था, 29 दिसंबर 2007 के दिन। उस दिन चेलिम्बरा में एक मंदिर का भव्य उद्घाटन होना था और केरल के मंदिर उत्सवों के दौरान ज़ोरदार पटाखे, जुलूस और तेज़ म्यूजिक बजाना जो है तो वो आम बात है। जोसेफ जानता था कि उसी शोर के दौरान उसकी ड्रिल मशीनों की आवाज़ और कटिंग टूल्स की आवाज़ जो है तब जाएगी। अब 29 दिसंबर की रात को मंदिर के बाहर जश्न चल रहा होता है। लोग पटाखे फोड़ रहे थे और ये वहाँ कटर मशीन लगाकर अपना काम को अंजाम दे रहा था। जैसे जैसे लोग तेज़ ढोल बजाते हैं वैसे वो अपना काम तेज़ कर देता है और धीरे धीरे छत को तोड़ने की तैयारी कर देता है। अपना ड्रिल मशीन से, डायनामाइट से, किसी भी तरह करके उसका काम चालू कर देता है। दोस्तों, इस काम को जोसेफ, सिब्बू और उसके साथी पूरी रात काम करते रहे।
धीरे धीरे उन्होंने बैंक के फ्लोर में इतना बड़ा छेद बना लिया कि एक आदमी आसानी से अंदर जा सके। फिर वो सीधे बैंक के स्ट्रांग रूम में घुस जाते हैं और अंदर पहुंचते ही गैस कटर से वो लाकर काट दिए और सोने के आभूषण, नकदी आहरण, जो भी मतलब कैश वगैरह था, तो पूरा जो उनके हाथ लगा वो सब बैग्स में भरकर फटकार दिया, मतलब कि लूट लिया उसको या फिर चोरी कर लिया, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या था कि करीब 80 किलो सोना था और लगभग 25 लाख रुपए नगद कैश। वो इतना माल था कि उसकी कीमत करोड़ों में थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि चोरी करने के बाद भी उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्होंने आराम से नीचे वापसी की, औजार समेटे और ऐसे गायब हो गए जैसे वहाँ कभी कोई था ही नहीं। अगले दिन रविवार था, बैंक बंद रहा। पूरा प्लान इसी हिसाब से बनाया ही गया था ताकि चोरी का पता देर से चले और उन्हें भागने का पूरा समय मिल जाए। 31 दिसंबर की सुबह जब बैंक खुला तब कहीं जाकर पूरे देश को इस डकैती के बारे में पता चला। केरल पुलिस तुरंत हरकत में आई। क्राइम ब्रांच, फॉरेंसिक टीम और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट मौके पर पहुंच गई। लेकिन पुलिस जितना जांच करती, मामला उतना उलझता जाता, क्योंकि चोरों ने अपने पीछे लगभग कोई सबूत नहीं छोड़ा था। ना कोई फिंगरप्रिंट, ना कोई असली नाम, ना कोई पहचान। यहाँ तक कि जिस आदमी ने रेस्टोरेंट किराए पर लिया था उसका नाम बाबू निकला, लेकिन उस नाम का कोई असली रिकॉर्ड था ही नहीं पुलिस के पास। पुलिस महीनों तक अंधेरे में भटकती रही, लेकिन एक छोटी सी गलती ने पूरे खेल को ही पलट दिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि चोरी से कुछ समय पहले एक सिल्वर रंग की मारुति जन कार इलाके में देखी गई थी। कार पर नकली नंबर प्लेट भी लगी थी। धीरे धीरे फिर पुलिस उस कार तक पहुंची और वहीं से पहली बार जोसेफ उनके हाथ लगा। इसके बाद कॉल रिकॉर्ड्स, पुराने क्रिमिनल्स कनेक्शन और मुखाबिरों की मदद से पुलिस ने जोसेफ, सिब्बू और बाकी साथियों की पहचान कर ली। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जोसेफ पहले ही केरल छोड़ चुका था। कहा जाता है कि चोरी के बाद गैंग ने, मतलब उन तीनों ने, सोने का बड़ा हिस्सा अलग अलग जगहों पर छुपा दिया था। कुछ सोना बेच दिया गया था और कुछ गलाकर उसे नया रूप दे दिया गया था। हालांकि आखिरकार पुलिस ने जोसेफ और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तब तक वो करोड़ों रुपए के सोने का हिस्सा गायब कर चुके थे।